एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम जनता के सवाल पार्षद देंगे जवाब में। और इस सप्ताह हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है वार्ड नंबर 3 के पार्षद रामभजन महतो जी। नमस्कार। नमस्कार। तो रामभजन महतो जी 3 नंबर वार्ड से लगातार चौथे टर्म में पार्षद बने हैं और हम जानना चाहेंगे कि इनके पास क्या क्या जो इलाके में जो बदलाव हुए हैं या इनके टर्म में इन्होंने जो 3 टर्म का जो पार्षद रह चुके हैं उस टर्म में इन्होंने क्या देखा और क्या नया अब करने जा रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पूर्व जैसा हम हर कार्यक्रम में अपने हमारे साथ जो पार्षद आते हैं उनसे बातचीत के दौरान पहली जो पार्षद की विशेषताएं होती है, जो लोगों की आकांक्षाएं होती है पार्षद से, वह हम उनके साथ साझा करते हैं। जो हमारे पास जब हमने लोगों से बात की थी, एक ये कॉमन सवाल है जो लोगों के मन में होते हैं अपने पार्षद को लेके, तो हमें उसमें कुछ जानकारियां निकल कर आई कि लोग क्या चाहते हैं अपने पार्षद से, कैसा पार्षद हो। तो उसमें पहला सवाल होता है कि पार्षद मिलनसार होना चाहिए, वार्ड क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के समान विकास होना चाहिए। कि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने आपको वोट नहीं दिया, आपको लगता है तो आप उसका विकास नहीं कर, आप उसके लिए काम नहीं करोगे, या तो कोई दूसरी पार्टी का है, कोई कुछ और है, तो ऐसा भेदभाव न हो, लोग ऐसा सोचते हैं जो वोटर्स हैं। उसके बाद निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना, वार्ड के हर मोहल्ले का दौरा कर समस्या का जायजा लेना, ये आपके लिए लोगों के मन में ऐसा विचार रहते हैं जिससे हर पार्षद के प्रति उनका जब वो वोट देने जाते हैं या वोट देते हैं और उस समय ये सारे विचार लेकर वो जाते हैं। तो रामभजन जी, आप क्या सोचते हैं कि आपके इलाके के लोग आपके बारे में क्या ऐसा विचार रख पा रहे हैं अभी भी? मैं आपको बता दूं, आपके इस खबर समय के चैनल के माध्यम से, जो मैं 1999 में मैं प्रथम बार मैं अपने 3 नंबर वार्ड का मैं पार्षद चुना गया था। लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे वोट दी थी। उस समय में मैं अपनी पर्सनली मैं 4 बार उस जगह से 3 नंबर वार्ड से मैं खड़ा हुआ हूँ। वहाँ के लोगों ने मुझे विश्वास, अगर उनको विश्वास मेरे ऊपर नहीं होता तो 4 बार मुझे नहीं जिताते। क्योंकि आप देखेंगे कि 1 बार या 2 बार जीतने के बाद में वहाँ की जनता उस वहाँ के चाहे जो भी हो, एमएलए का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो या पार्षद का चुनाव हो, वो दूसरे बार उनको वोट नहीं देते हैं। लेकिन जिनसे उनका लगाव होता है वो सोचते हैं ये हमारे घर के पार्षद हैं, इनको कुछ बात बोला जा सकता है, अपने इलाका के समस्या, अपने वार्ड के समस्या को हम उनके समक्ष रख सकते हैं। वह कोई भी जाति या धर्म का कोई भेदभाव नहीं करे, ऐसे पार्षद को वो लोग चुनाव करते हैं। आप देखेंगे कि मैं 4 बार मैं 3 नंबर वार्ड से जीत कर आया हूं और वहाँ के लोगों का मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है, मेरे ऊपर आस्था है। वह समझते हैं कि यह पार्षद हमारा घर का जैसा है और हमारे लिए वह काम करेंगे। तो यही कारण है कि ये चौथा टर्म भी आपको मिला है। अब हम अगर सवालों की तरफ बढ़ते हैं, जब तक कुछ प्रश्न हमारे पास आते हैं तब तक हमारे पास कुछ सवाल पहले से आ चुके हैं। जैसे आपके इलाके में कुछ इलाकों में पानी, पीने के पानी की सप्लाई की कुछ समस्याएं हैं, उनको लेकर आप क्या कर रहे हैं? मैं बता दूं कि यह जो अभी जो वर्तमान में जो हमारा जो पूर्व बोर्ड चल रहा है, मेयर गौतम देव जी हैं, यह पानी की समस्या तो अभी की नहीं है, पहले की समस्या है। जिस समय यहाँ का जब वो पानी की व्यवस्था की गई थी सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से, तो यह 30 वार्ड के लिए ही पानी की व्यवस्था की गई थी। देखा गया कुछ दिन बाद में यह 14 जो एडेड इलाका था, वो 14 वार्ड को मिला करके पूरे 47 वार्ड में ही अभी पानी दिया जा रहा है। समस्या है कि जो यहाँ पानी की चाहिदा बहुत बढ़ जाने के कारण और हमारा जो पुराना जो सिस्टम है अभी सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पानी सप्लाई का, वह बहुत ही पुराना हो चुका है। जिसके लिए आप देखेंगे कि प्रत्येक बार, कल का पेपर में भी निकला था, हमारे माननीय मेयर गौतम देव ने बोले हैं कि हम लोग 511 करोड़ रुपया खर्च करके गजलडोबा से लेकर दूसरे हम लोग पानी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे टैंक की, ताकि सिलीगुड़ी के लोगों का यह समस्या जो है वह समस्या से दूर किया जा सके। बड़ी बात है जो यहाँ पे अभी देखेंगे कि जो पानी का जो फोर्स है वो कम जाने के कारण जहाँ निचली इलाका है वहाँ तो पानी का सप्लाई नियमित रूप से ठीक है, लेकिन कुछ ऊपरी इलाका है जहाँ पे पानी का फोर्स कम होने के कारण वहाँ सप्लाई पानी पाने में उन लोगों को थोड़ा असुविधा हो रहा है, जिस पर हमारा सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्तमान पूर्व बोर्ड पूरा जोर से काम कर रही है।
तो लगभग क्या लगता है आपको कि कब तक इसका हो पाएगा? माने ये तो खैर आपके हाथ में नहीं है, बोर्ड के हाथ में है। ये सबसे बड़ी बात हम लोग जो जान रहे हैं, आपका ये 1.5 से 2 साल का अंदर यह इस पर हम लोग पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से तब कर तक सकते के लिए हैं। अल्टरनेटिव क्या है? हम लोग बोले जो अगर मान लीजिए किसी इलाका में किसी वार्ड में अगर पानी की व्यवस्था वहाँ पे सुचारू रूप से नहीं है, अगर लोग बोलते हैं तो हम लोग वहाँ पर उन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए पानी का टैंक भेजते हैं, हम लोग पानी का पाउच भेजते हैं ताकि उनको पानी मिल सके। अच्छा, तो इसकी अल्टरनेट व्यवस्था आपने कर रखी है। तो ये तो हुई पानी की समस्या। इसके अलावा कुछ इलाकों में सड़कों की भी हालत काफ़ी बदहाल है, जहाँ चलना दूभर हो जाता है, और बारिश के कारण तो और भी ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि आपका इलाका भी काफ़ी 11,000 के आसपास आप बोल रहे हैं वोटरों का इलाका है। तो इसका आप क्या कर रहे हैं? ये अब देखेंगे कि अभी जो जिस तरह से इस बार जो पानी बरसात का जो मौसम है वह जनवरी महीना से ही लगातार पानी हो रही है। बीच में कुछ सरकारी असुविधाओं के कारण बाली पत्थर को नहीं मिलना, जिसके कारण जो टूटे फूटे रास्ते बहुत सारे जगह पे हैं उनको हम लोग मरम्मती का काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके बीच भी आप देखेंगे कि हमने अपने वार्ड में 3 नंबर में 5 से 6 रास्ता 20 से 25 लाख रुपया खर्च करके हमने उसका निर्माण किया है। अभी भी बहुत सारे छोटे रास्ते हैं जहां पहले इलेक्शन से पहले उस रास्ते में चला नहीं जाता था, वहां पे हम लोग टाइल्स लगा करके उस रास्ते का हम लोग बना रहे हैं। माने आप खुद के फंड से कर रहे हैं क्या? ना, ये सब सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ही किया जा रहा है। तो देखिए, 2 समस्याओं के बारे में अभी हमने बात की, तो लगभग आपने कहा कि आप 4 टर्म से हैं, और इससे पहले इससे पूर्व आपकी जो धर्मपत्नी थी वह भी पार्षद रह चुकी है। हाँ। जो हमें ज्ञात हुआ। तो इतने लंबे समय के अंदर में क्या लगता है कि इन समस्याओं का रह जाना कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपेक्षाओं पर अब लोगों को? मैं बताऊं कि वहाँ पे ऐसे आप देखेंगे, जब मैं 1999 में मैं प्रथम बार जब मैं 3 नंबर वार्ड से खड़ा हुआ था, उस समय में वहाँ पे अपने 3 नंबर वार्ड पे हमारा वहाँ ड्रेन की व्यवस्था कच्ची थी, सड़क की व्यवस्था कच्ची थी, वहाँ पे कोई प्राथमिक स्कूल नहीं था। हमने ये इस दरमियान 20 साल के अंदर हमने वहाँ पे जो एक भी रास्ते को हम लोगों ने कच्चा नहीं छोड़ा, एक भी ड्रेन को कच्चा नहीं छोड़ा। लेकिन रिपेयरिंग तो 5 साल 10 साल हो जाने के बाद में जिस रास्ता को मैंने 5 साल पहले बनाया था, अभी वो लोग रिपेयरिंग की कुछ ज़रूरत है। ऐसी नहीं जो हमारे वहाँ पे रास्ता पूरा ही मिट्टी का है, वहाँ पर चलने लायक नहीं है। सभी रास्ता, सभी ड्रेन का व्यवस्था हमने किया है। वहाँ एक बड़ी समस्या प्राथमिक स्कूल की थी, हमने वहाँ पर एक हिंदी प्राथमिक स्कूल का निर्माण करवाया। ये हमारे अमल में ही हुआ था। इसका मतलब है कि ये जो सड़क की समस्या है, ये आप कह रहे हैं कि ये सड़क की रिपेयरिंग की समस्या है, रिपेयरिंग जो की समस्या नियमित तौर पे होनी चाहिए थी। उसकी भी समस्या है, जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं, कि वहाँ सड़कें सुव्यवस्थित रूप में बनाई गई थी, मगर बीच बीच में जब वो रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, उसी में कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, देरी हो रही है। अच्छा, ये अब इस वक्त जो देखेंगे हर तरफ डेंगू का जो प्रकोप फैल रहा है, और इस वक्त में सबसे बड़ी समस्या है कि आप कैसे अपने इलाके को साफ सुथरा रखेंगे, कैसे कूड़े को व्यवस्थित करेंगे, कैसे नालों को व्यवस्थित करेंगे, साफ सफाई कैसे मेंटेन करेंगे। तो इस पर आप क्या ब्लूप्रिंट है आपका बड़े तौर पर? अब देखेंगे कि अभी इस डेंगू के समय में हमारा जो 3 नंबर है वही बहुत ही सेंसेटिव, डेंगू को लेकर बहुत ही सेंसेटिव वार्ड रहा है 2-3 साल पहले। लेकिन देख रहे हैं कि आस्ते आस्ते करके हम लोगों ने जब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के समय से अभी तक हम लोगों ने जिस तरह से अपने वार्ड में हमने काम किया है, अभी एक भी केस हमारे वार्ड से नहीं आ रही है। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है, वहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, अपने 3 नंबर वार्ड के वासियों को। वो लोग ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। वो समझते हैं कि अपना पहले था एक समय में जो कूड़े करकट को, प्लास्टिक को वो लोग ड्रेन में फेंक देते थे। अभी है कि जब हम लोगों ने इस चीज़ को प्रचार किया कि प्लास्टिक हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही क्षतिकारक है, जिसके कारण देखेंगे कि अभी ड्रेन से लेकर वो लोग अपने घर के कूड़े को कहाँ रखा जाए, गीला कूड़ा हो या सूखा कूड़ा हो, किस जगह पर देना चाहिए। जिसके कारण देखेंगे कि मैं अभी वहाँ हमारा 3 नंबर जो वार्ड है उसमें साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग नियमित वहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं, ताकि जो मच्छर का जो प्रकोप है इसको कम किया जा सके।
तो इसमें कुछ अवेयरनेस का भी प्रोग्राम चल रहा है क्या आपकी तरफ से, क्योंकि ये नागरिकों के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड हम करता लोग है। वहाँ पे घर घर जाके हम लोगों का एक टीम है हेल्थ वर्करों का, वह घर घर में जाकर वो लोगों को जागरूक कर रही है। वो बोल रहे हैं अगर कोई आदमी अगर बीमार बुखार लगा हुआ है तो उसको भी हम लोग वहाँ अस्पताल जाने की सलाह देते हैं, ताकि वह टेस्ट करा कर आए कि यह जो बुखार है यह डेंगू के कारण है ना किसी दूसरे कारण है। इसके ऊपर लोगों का भी ध्यान, खासकर बस्ती इलाका में लोग समझ रहे हैं कि कुछ भी अगर होने से पार्षद को अगर हम जानकारी देंगे तो उस पर जल्द से जल्द हम लोग नियंत्रित कर सकेंगे। तो ये रामभजन महतो जी हैं जो कि हमारे साथ निरंतर लाइव में बातचीत कर रहे हैं, वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं। अगर आप भी वार्ड नंबर 3 से बिलोंग करते हैं, आप वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप सीधे तौर पर इनसे बात कर सकते हैं, अपने प्रश्न को रख सकते हैं। तो फिलहाल एक सवाल है। हाँ, हेलो। হ্যালো, हाँ, नमस्कार जी, बोलिए। হ্যাঁ আমি ডেপুটি মেয়রের ওয়ার্ড থেকে বলছি। দীর্ঘদিনের সমস্যা ডেপুটি মেয়রের ওয়ার্ডের একটি রয়েছে, সেটা হলো যে ওই এলাকার যে বাজারটি বসে সেটি পুরোপুরি রাস্তাতেই বসে এবং দীর্ঘদিন থেকে এটার জন্য যানজটেরও সৃষ্টি হয় এবং নানান রকম সমস্যার সম্মুখীন ওই এলাকার মানুষ। ভোটের আগে বা নির্বাচনের আগে কিন্তু এই বিষয় নিয়ে একটা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু আজও কিন্তু পরিস্থিতি একই রকম রয়েছে। তো এখন নতুন দল নতুন ভাবে আবার আসা, তো এই জন্য এখন উনি কি ভাবছেন এই বিষয়ে এই মুহূর্তে? ঠিক আছে, আমি রামভজন জিকে জিজ্ঞাসা করব। হ্যাঁ, ইনকা জবাব দিজিয়েগা। ম্যাডাম আমি বলি যে ইলেকশনের ম্যানিফেস্টোতে আমার এটা ছিল যে আমি বাজারটাকে শিফট করব অন্য জায়গা। এটা তো দীর্ঘদিনের বাজার, ওই রাস্তার উপরে নিবেদিতা রোডের উপরে বসছে। আমরা ওখানে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে একটা জায়গাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আপনি দেখবেন যে গুড়ুম বস্তি নামতে ডান দিকে ওখানে ওই জায়গাটাকে ব্যারিকেড করা হয়েছে, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বোর্ড লাগানো হয়েছে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি ওই বাজারটাকে শিফট করার জন্য আমরা কাজ করছি। আশা করি যে কয়েক মাসের মধ্যে আমরা ওই বাজারটাকে শিফট করে একটু ওই যে গুরুম বস্তি মোড়ে ওইখানে আমরা শিফট করে দিতে পারবো। ये इस बाजार के बारे में जो अभी कॉल आया था, ये बाजार का क्या माने इस तरह से कोई माने आप लोगों के जो डीआई फंड है या उस तरह का कोई मार्केट है क्या ये? ना, ये नहीं है। ये बहुत दिनों से ऐसे ही अवैध तौर पे हाँ। बैठा हुआ था। पहले जिस समय गुरुम बस्ती निवेदिता रोड 8 फीट से 12 फीट का था, अभी तो आप देखेंगे 40 फीट का चौड़ा रास्ता है, बीच में बाइफर्केशन किया हुआ है। उस समय से ये लोग दुकानदारी कर रहे हैं। वे लोग पुराने लंबे समय से दुकानदारी कर रहे हैं वहाँ पे, जो सब्जी का हो, माछ का हो, मांसों का। तो हम लोग सोच रहे हैं जो सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक जगह को खोज की है जहाँ पे हम इन लोगों को शिफ्ट करने की व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ शिफ्ट करने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो बाकी इनके पास जो क्योंकि अगर इस तरह से एक बाजार लगा रहता है तो वहाँ कूड़े कचरे की भी समस्या बहुत ज्यादा थी, उसके लिए आप कुछ प्रबंध किया है? हमारा वहाँ पे 2 शिफ्टिंग में काम होता है। शाम के समय में मैं वहाँ पे कंजर्वेंसी सर्विस करवा रहा हूँ ताकि बाजार को, उस इलाका को साफ सफाई रखा जाए। और दैनिक जो वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था है वो तो प्रतिदिन हो ही रही है। ठीक है, तो ये तो थी बाजार व्यवस्था की और कूड़े की, कचरे की और पानी की समस्या की बातचीत। वहाँ स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या माने स्कोप है आपके यहाँ? वहाँ पे हमारा एक सब हेल्थ पोस्ट है जहाँ पे नियमित, अभी कुछ दिनों से डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे बच्चों को पल्स पोलियो से लेकर विभिन्न तरह का जो आपका जो एंटीबायोटिक जो दवा है वो भी दिया जाता है। मोहल्ले में छोटे बच्चे हो या फीवर उवर को लेकर हम लोग वहाँ पे दवा देते हैं। इसके साथ साथ अभी वर्तमान जो हमारा पूरा निगम है, हमारे वहाँ पे एक 2 तला माने मिनी अस्पताल बोला जाएगा। अच्छा। उस तरह का एक निर्माण करने जा रही है 25 से 27 लाख रुपया खर्चा करके, ताकि हमारे 3 नंबर वार्ड के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा अच्छी तरह से दिया जाए। जहाँ पे नियमित डॉक्टर बैठेंगे, वहाँ नर्स रहेगी, ताकि वहाँ के लोगों का जो छोटा मोटा इलाज की जो समस्या हो हमारा उस हेल्थ पोस्ट में ही समाधान किया जा सके। ठीक है, तो और जो सरकारी जो योजनाएं हैं, अगर मैं बात करूं कि सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ क्या सीधे तौर पर मिल पा रहा है लोगों को? आपके पास ऐसी रिपोर्ट है? क्योंकि कई जगह से हमारे पास इस तरह की सूचनाएं आई थी कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह मिल नहीं पा रहा है। सरकारी योजनाएं बोले तो जैसे राशन है, उसके बाद जो हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, और भी पानी की समस्या तो आपने बता दी, काफ़ी ऐसी समस्या हैं, भत्ता हो गया, विधवा भत्ता, ये
मैं बता दूं आपको, जो अभी जो सरकारी जितने भी जो लोगों को सुविधा देने की जो बात है बेनिफिशरियों का, अभी सरकार ने हमारा खास करके पश्चिम बंगाल की सरकार माननीय मुख्यमंत्री ममता दी ने कर दिए कि कोई भी बेनिफिशरी का डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ही जाता है, चाहे वह ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन हो, विभिन्न तरह का जो भी पेंशन का जो स्कीम है उनके खाता में जाता है। वहाँ पे पार्षद का या किसी भी चुने हुए प्रतिनिधित्व का उसमें कोई भी योगदान नहीं है। दूसरी तरफ राशन व्यवस्था आप देखेंगे कि हमारा राज्य में ममता दी ने दुआरे राशन, दुआरे सरकार दुआरे राशन बोल के स्कीम चालू की है। हमारा 3 नंबर वार्ड में हमारा जहाँ पे मेरा काउंसिलर ऑफिस है, उस ऑफिस के पास में है नियमित जिस दिन राशन देना होता है वो लोग दुकान वहाँ पर ही लगती है। हमारे 3 नंबर वार्ड के साथ साथ पास में 2 नंबर वार्ड है, 1 नंबर वार्ड है, वहाँ के भी समस्त जनता आके वहाँ से राशन ले जाती है। इसलिए राशन की कोई वहाँ पे असुविधा नहीं है। और साथ ही स्वास्थ्य सेवा के लिए हमारा एक छोटा सब हेल्थ पोस्ट पहले से ही है और हम लोग चाहते हैं कि उसको ये और बड़ा करके बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सुविधा दे सकें। रामभजन जी, अब एक सवाल हमारे पास ऐसा आया था कि जो खटालों को लेकर हटाने की जो प्रक्रिया की बात थी, तो उसमें लोगों का कहना है कि आपने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसका कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था के बारे में आपने बात नहीं की। मैं आपको बता दूं कि यह खटाल हटने की जो बात है वह सिर्फ अभी का नहीं है। ये 1999 से वहाँ का मैं पार्षद रह चुका हूँ और यह 2001 से 2002 में एक बार इन लोगों को हटाने की बात कही गई थी। उस समय में इन लोग जो लोग वहाँ पे खटाल लेके अपने गोरू भैंस को लेकर व्यवसाय कर रहे हैं, इन लोगों ने आप अभी भी अगर आपको आपके चैनल के माध्यम से अगर उस चीज़ को खोज करना चाहते हैं तो आप खोज सकेंगे कि वो खटाल वालों ने उस समय में आपको 1 नंबर पार करने के बाद में पंचायत एरिया में माटीगढ़ जाने के रास्ते में वो वहाँ पे इन लोगों ने ज़मीन खरीद के रखा था। आज उस ज़मीन उस समय में उन लोगों ने 50,000 60,000 रुपये कट्टा के भाव में लिए थे। आज उस ज़मीन का मूल्य 15 से 20 लाख रुपया हो चुका है, जहाँ पे ये लोग खटाल ले जाने के लिए ही वहाँ पर बनाए थे। लेकिन अभी इन लोगों का देख रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ रहें तो वह ज़मीन भी हमारा बच जाएगा, वहाँ भी हमारा घर बच जाएगा, लेकिन खटाल हमारा यहाँ रहेगा तो यहीं से हम लोग व्यवसाय करेंगे। लेकिन इसके लिए उन लोगों को 2 से 3 बार हम लोगों ने, ये वर्तमान पूर्व बोर्ड ने भी 2 से 3 बार उन लोगों को नोटिस दिया गया है ताकि खटाल को दूसरे जगह पर वो लोग लेकर चले जाएं। मगर उनका कहीं ना कहीं हमारे पास जो समस्या को लेकर आए थे, उनका कहना है कि उन्होंने आपसे इस संबंध में बात की थी मगर आपने उनका कोई सोल्यूशन उनको नहीं दिया। द सोल्यूशन है क्या, जो हम लोग जानते हैं, जो उनका सोल्यूशन किया हुआ है पर्सनल वो लोग अपने खुद से किए हुए हैं, जिसमें उनका सरकारी कोई भी भागीदारी नहीं है उनका। वो सोल्यूशन वो लोग चाहते हैं कि जितना दिन तक हम लोग रह सके रह रहे। हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी उन लोगों को मीटिंग करके बोल रहे थे कि आपका जो घर मकान है वह सलामत रहेगा, लेकिन व्यवसाय है कि जो खटाल में जिस तरह से सिलीगुड़ी की जनसंख्या बढ़ रही है, सिलीगुड़ी एक बड़े रूप में कलकत्ता के बाद एक बड़ा सिटी हो रहा है, इंटरनेशनल जो हमारे मानचित्र है उसमें सिलीगुड़ी का नाम आ रहा है, और एक शहर के बीचों बीच खटाल का होना हमारे सिलीगुड़ी के वासियों के लिए यह ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग अगर इसको शिफ्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन उन लोगों का पहले मन में भय था कि अगर खटाल के साथ साथ कहीं मेरा घर मकान न टूट जाए। हम लोगों ने उनको बोला है कि आपका घर मकान जहाँ है उसी जगह पे रहेगा, सिर्फ आपका जो मवेशी है उस मवेशी को लेकर आप दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाएं। जहां आप लोगों ने जगह लिया था उस जगह पे चले जाएं। इसके बीच में भी आप अगर अपने चैनल के माध्यम से अगर खबर आप लोग कुछ और जानकारी चाहिए तो आप देखेंगे कि उन लोगों ने जब टूटने की जब बात हो रही थी तो उन लोगों ने वहाँ पे अपना खटाल का निर्माण करना भी आरंभ कर दिए थे। आशा करते हैं कि कुछ दिन के अंदर ही वो लोग भी समझ रहे हैं कि बहुत दिनों तक यह सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत जितने भी खटाल है वह खटाल सिर्फ 3 नंबर में नहीं, जहाँ जहाँ है वो सभी खटाल से खटाल को आउटसाइड में ही लेके जाना ही पड़ेगा। तो जो लोग खटाल के बारे में बात कर रहे थे उनके लिए रामभजन जी का एक खुला निमंत्रण भी है कि वो उनसे बात कर सकते हैं। और बात ये सिर्फ खटाल हटाने को लेकर है, उनके निवास को कहीं ना कहीं क्षति नहीं पहुंचने वाली है कुछ भी। ये तो मैं उन लोगों को बोल भी चुका हूं। तो एक फोन कॉल है, हम ले लेते हैं। हाँ, हेलो। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग मेरा उधर थोड़ा बारिश होने से पानी जम जाता है, तो सर से ये क्वेश्चन है कि सर इसके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं? ड्रेनेज सिस्टम को लेकर किस जगह पे, कौन सा जगह है, ये कौन सा जगह है? ये एकदम गुरुंग बस्ती घुसने से मतलब जो मेन रास्ता है उसमें। अच्छा, जो माने लेफ्ट साइड जो रास्ता जाता है
बाजार की तरफ जाने वाला रास्ता है क्या? हाँ हाँ, बाजार के बाजार की तरफ जाने वाला जो रास्ता है। কোন জায়গা ভাই বলো তো একবার ভালো করে। एग्जैक्ट लोकेशनটা एग्जैक्ट लोकेशन अभी तो मतलब बोल नहीं सकते हम। जहाँ बाजार बैठते हैं एकदम बाजार में घुसने से एकदम मतलब माने बाजार के आसपास ही। মানে ওই স্কুলের তরফে কি? हाँ हाँ हाँ, स्कूल की तरफ है। মানে आपके घर के उधर ही है क्या? না। আচ্ছা ভাই একটা কথা বলি, এখন তো তুমিও এক্সাক্ট জায়গাটার নাম বলতে পারছো না, ঠিক আছে? আমার সঙ্গে একটু দেখা করো, কিন্তু আমার মনে আছে যতটুক যে তোমার ওই প্যাটেল রোড বাদ দিয়ে আমার 3 নম্বর ওয়ার্ডে কোনো জায়গায় জল জমা থাকে না, ঠিক আছে? হয়তো বৃষ্টির সময় কোনো সময় যদি ড্রেন একটু যদি জাম থাকে তো 2-4 মিনিটের জন্য হইতে পারে, কিন্তু তুমি বলছো যে না জল সব সময় জমা থাকে, সেটা তো আমার জানা নাই। তাও যদি পারলে একবার আমার সঙ্গে তুমি যোগাযোগ করবা। ठीक है, एक बार आप पार्षद के कार्यालय में आप इनसे मिल लीजिएगा ताकि समस्या का समाधान हो सके आपकी। तो ये जल जमाव को लेकर ही बात थी, लेकिन आपका कहना है कि उधर खाली पटेल रोड को छोड़ के और कहीं ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि कुछ दिनों पूर्व मैं गया था, आपको निवेदिता रोड क्या आपके वो जो सिस्टर निवेदिता जो स्कूल है वो आपके इलाके में पड़ता है क्या? सिस्टर नहीं, निवेदिता ये स्कूल वो पड़ता है मार्गरेट मार्केट स्कूल 2 नंबर वार्ड। 2 नंबर में पड़ता है। उस इलाके में भी थोड़ा सा जल जमाव की समस्या को लेकर है। तो ये हमारे साथ पार्षद रामभजन महतो जुड़े हुए थे, वार्ड नंबर 3 के, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे कि हमारी बातों का जवाब भी ये दे रहे थे और जो हमारे पास प्रश्न आए हुए थे उन प्रश्नों का जवाब भी इन्होंने बखूबी दिया। अब एक प्रश्न है कि जो आपके इलाके के लोग हैं वहाँ अधिकतर स्लम एरिया भी है, उस एरिया में आता है। वहाँ 3 स्लम है, हाँ, साउथ भागाजोतिन कॉलोनी, दुर्गानगर 1, दुर्गानगर 2। तो यहाँ पर आवासीय योजना को लेकर भी कुछ हो रहा है काम? आवासीय योजना का समय हमारा जो वहाँ पे था हाउसिंग फॉर ऑल को लेकर के हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जिनका जमीन का अभी तो सरकार का जो नियम है उस नियम को मान के ही हम लोगों को चलना पड़ता है। वहाँ देखेंगे कि बहुत सारे जो जमीन है वह वेस्ट है और कुछ सारे जमीन है वह रेलवे का है। अभी भी जिनके पास जो उनका मालिकाना जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके पास कोई कागजात नहीं है। हम लोग कुछ दिन पहले ही वहाँ सर्वे कराए हैं ताकि उनको पट्टा दिया जा सके। अगर पट्टा मिल जाने के बाद में उन लोगों को भी घर दिया जा सकता है, लेकिन बिना पेपर्स का वो किसी को भी, या नियम है गवर्नमेंट का, बिना पेपर्स का हम लोग किसी को भी घर का हम लोग फंडिंग नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक मतलब कितने लोगों को मिला है लगभग कुछ अंदाजा? हम लोग वहाँ पे 30 से 35 लोगों को हम लोगों ने हाउसिंग फॉर ऑल के अंतर्गत 3,65,000 रुपया सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से हम लोगों ने दिया है। और ये शौचालय को लेकर वहां पर कुछ किया गया काम? क्योंकि मैक्सिमम देखा जा रहा है कि जो नदी का जो इलाका है उसको यूज आज भी किया जा रहा है, तो शौचालय की मुझे लगता है काफी आवश्यकता है वहाँ। अब देखेंगे कि हम लोगों ने वहाँ पे इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे कम्युनिटी लेटरिन और टॉयलेट का हम लोगों ने निर्माण कराया, जहाँ पे उस बस्ती इलाका में खासकर हमारा जो दुर्गानगर कॉलोनी है इस जगह इन लोगों को जाने के लिए हम लोगों ने 3 से 4 कम्युनिटी लेटरिन का बनवाए हैं ताकि वो लोग बाहर में शौच ना करके वो टॉयलेट का व्यवहार करें। और हम लोगों ने सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ODF का मार्फत से हम लोगों ने वहाँ पे घर घर में 10,000 रुपया करके प्रत्येक को, जो लोग अप्लाई किए, जो मैं अपना पर्सनल मैं टॉयलेट बनाऊंगा, उनको हम लोगों ने 10,000 रुपया करके दिए। तो ये रामभजन महतो जी बता रहे थे कि किस तरह इनके इलाके में इन्होंने कार्य किया है अभी तक। रामभजन जी, आपको तो 4 से 5 महीने हो गए, अभी क्या लगता है आपको? अब लगभग हम लोग आखिरी दौर में हैं इस सेशन के, इस कार्यक्रम के, तो अब ये 4 महीने में आपको क्या लगा? जो लगातार चौथा टर्म है और 4 महीने भी बीत चुके हैं, अब आपको क्या लगता है कि मूलभूत समस्या क्या है जिस पर आपको अभी तुरंत काम करना है? सबसे बड़ी समस्या है हमारी 3 नंबर वार्ड की, आपके बाजार की एक तो बड़ी समस्या है। मैं उस पर काम करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं। और एक हमारा वहां पे जो बोले जो प्राथमिक स्कूल है, वहां पर स्कूल को मैं चाहता हूं कि खासकर लड़कियों को लिए, जो वहां से बहुत सारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलिए, उधर भारतीय स्कूल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके वहां पर से लड़कियां जाती है। मैं उस स्कूल को मैं अपग्रेडेशन करके वहाँ पे लड़कियों का लिए मैं विद्यालय बनाना चाहता हूँ, जिसके ऊपर भी हम काम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छा, तो ये है रामभजन जी की इच्छाएं, जो जिसे हम अगर कहें कि इन्होंने जो वादे किए थे उनके साथ अब ये इरादों के साथ चल रहे हैं अपने इलाके में।
कोशिश इनकी जारी है। और यह भी इन्होंने सही कहा कि अगर इनका कार्य नहीं हुआ होता तो इन्हें चौथा टर्म कहीं ना कहीं मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 4 टर्म बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे इस कार्यक्रम में अच्छा, चलते चलते अगर आप अपनी हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहते हो आपके इलाके के लोगों को, तो आप कह सकते हैं। मैं खबर समय इस चैनल के माध्यम से मैं अपने 3 नंबर वार्ड के वासियों को मैं इस दुर्गा पूजा, जो सामने दुर्गा पूजा आ रहा है, इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि हम लोग अच्छा से रहें, दुर्गा पूजा को अच्छा से मनाएं, और जो डेंगू का जो सचेतना है उसके ऊपर भी हम लोग काम करें, आसपास अपने सफाई को नियंत्रित करते रहें। और आने वाले दिनों में हम अपने 3 नंबर वार्ड को पूरे सिलीगुड़ी में 1 नंबर के रूप में हम लोग व्यवस्थित कर सके, इसके ऊपर सभी का सहयोग, सभी का हमारे साथ मिलकर कांधे से कांधे मिलाकर काम करें, यही बोलकर मैं अपना वक्तव्य करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद रामभजन जी आपका, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जो आप इतने देर तक हमारे साथ बने रहे, और हमारे जो कार्यक्रम है उनको आप इसी तरह से प्यार देते रहें, ताकि हम और भी अधिक से अधिक अच्छे कार्यक्रमों को लेकर आपके सामने उपस्थित हो पाएं, जो जनता के लिए जो जागरूक करने वाले कार्यक्रम है, या जनता के लिए जो पार्षद से सवाल करने वाले कार्यक्रम है, इसको भी हम निरंतर चला पाएं। और आप सभी को दुर्गा पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं। और कल महालया है, आप महालया के दिन तर्पण कर अपना पूरा करें, और हम भी आपसे आज्ञा लेंगे अब, और आप यूं ही देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।